कभी सोचा है कि अच्छे कर्मों का फल क्या वाकई मिलता है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही प्यारी कहानी के जरिए, जिसका नाम है कर्म का फल। ये एक ऐसी कहानी है ना, जो कर्म और उसके नतीजों के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी का जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो यही है, क्या ईमानदारी से सही तरीके से काम करने का कोई फायदा है, खासकर तब जब चारों तरफ बेईमानी ही नजर आती हो। और यही वो कश्मकश है जिससे हमारा हीरो, इस कहानी का हीरो, जूझता है। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, कठिनाई में ईमानदारी, और मिलते हैं हमारे हीरो रामू से। तो ये है रामू। कासगन गांव में रहता है, एक बहुत ही मेहनती लकड़हारा, अपनी सीधी सादी जिंदगी में एकदम खुश, एकदम संतुष्ट। वो काम करता है एक सेठ के लिए, सेठ लालचंद। लेकिन बहुत जल्द उसकी ईमानदारी की एक बहुत बड़ी परीक्षा होने वाली है। कहानी का जो असली कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो घर से ही शुरू होता है। रामू की पत्नी है सुमन, और वो एक ऐसी परेशानी बताती हैं जिससे शायद बहुत से परिवार गुजरते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस। और बस यहीं से रामू की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। चलिए अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं, लालच का भार। अब देखिए, यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। ये कोई एक आध बार की बात नहीं है, ये तो एक सोचा समझा तरीका है लोगों को एक्सप्लॉइट करने का। सेठ लालचंद ना हर बार कोई ना कोई बहाना बना ही लेता है अपने मजदूरों को कम पैसे देने का। कभी कहता है पुराने कर्ज पर ब्याज लग गया, तो कभी कहता है लकड़ी का बाजार भाव गिर गया है। और रामू के साथ भी यही हुआ। सोचिए, पूरे महीने की जी तोड़ मेहनत, एक भी छुट्टी नहीं ली, और वादा था 3,000 रुपए का, पर हाथ में आए सिर्फ 2,000। तो जाहिर है बाकी मजदूरों में भी एक निराशा का माहौल है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो अपनी ये हालत सुधारें तो सुधारें कैसे। मतलब हर महीने इतनी मेहनत करो और नतीजा वही का वही। और यहीं से कहानी एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है। तीसरा हिस्सा, चरित्र की परीक्षा। अब होता यह है कि भैंसों का एक झुंड अचानक रामू के पीछे पड़ जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो भागता है और एक अनजान रास्ते पर पहुंच जाता है, और वहां उसे एक रहस्यमयी गुफा मिलती है। कहते हैं ना, कभी कभी सबसे बड़ी मुसीबतें ही हमारे लिए सबसे बड़े मौके लेकर आती हैं। बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो उस गुफा में एक जिन सामने आता है, और वो बताता है कि रामू का वहां पहुंचना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो उसके सच्चे दिल और ईमानदारी का नतीजा था। मतलब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये उसके कर्मों का ही फल था। तो जिन रामू को एक जादुई टोकरी देता है, एक ऐसा तोहफा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पर एक शर्त है, एक बहुत बड़ी शर्त, कि उसे बहुत बहुत सोच समझ कर चुनना होगा कि वो उस टोकरी में पहली चीज क्या रखेगा, क्योंकि जो भी वो पहली चीज चुनेगा, बस वही चीज वो टोकरी हमेशा बढ़ाएगी। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जादुई चुनाव। अब सोचने वाली बात है, अगर ऐसी टोकरी किसी को मिले तो वो क्या चुनेगा? सोना, जिससे वो रातों रात अमीर बन जाए, या पेट भरने के लिए खाना? तो देखिए, ये चुनाव सिर्फ एक चीज का नहीं है, ये चुनाव है दो अलग अलग तरह की सोच का। एक तरफ है इंस्टेंट अमीर बनने का शॉर्टकट, और दूसरी तरफ है एक लॉन्ग टर्म, एक स्थायी भविष्य बनाने की सोच। और रामू ने क्या चुना? सोना नहीं, पैसा नहीं, उसने चुना चंदन, चंदन की लकड़ी। क्या शानदार फैसला था। उसने अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं लिया, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर बनने का रास्ता चुना। उसने सिर्फ एक चीज नहीं चुनी, उसने एक पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल चुन लिया। और रामू का यही फैसला हमें कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी सबक तक ले जाता है, इनाम को साझा करना। उसकी पत्नी सुमन वो वही सवाल पूछती है जो शायद हम सबके मन में आता, कि भाई जब तुम्हारे पास अब पैसों का ऐसा खजाना आ गया है, तो उस बेईमान सेठ के लिए काम करने की क्या जरूरत है? और यहीं रामू का असली कैरेक्टर सामने आता है। उसका पहला ख्याल अपनी अमीरी का नहीं होता, उसका पहला ख्याल आता है अपने उन साथियों का जो अब भी उस सेठ के शोषण का शिकार हो रहे हैं। वो अपनी इस कामयाबी को अकेले एंजॉय नहीं करना चाहता। तो फिर दौलत का, वेल्थ का असली मतलब क्या है? ये कहानी बताती है कि असली दौलत वो नहीं जो हम पाते हैं, बल्कि वो है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। रामू की सच्ची दौलत वो जादुई टोकरी नहीं थी, बल्कि दूसरों की मदद करने का उसका वो जज्बा था।
और ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी का चंदन क्या है। हमारे पास ऐसा कौन सा हुनर, कौन सा मौका है जिसे हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं।